गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य की संकल्पना। व्याकरण में वाक्य का विशेष महत्व है। वाक्य भाषा की आधारभूत इकाई है। अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करने के लिए हम बातचीत करते हैं। बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद किसे कहा जाता है? बातचीत को। जब हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसी बातचीत को हम संवाद कहते हैं। ठीक है। संवाद की रचना विभिन्न वाक्यों के संयोग से होती है। इस तरह अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा की लघुतम इकाई वाक्य का सहारा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? भाषा की कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? सबसे छोटी इकाई जो कि वाक्य कहलाती है, उसका प्रयोग करते हैं। देखेंगे वाक्य के कुछ उदाहरण। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देख चुके हैं। किसान अपने खेत में चले गए हैं। सब लोग नाटक देखने गए हैं। अब देखिए, ये उदाहरण किसके हैं? वाक्य के। ठीक है। अब देखिए, वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों से होती है। पद कहते हैं जो शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है। अगर हम इनको देखिए, ये सब शब्द हैं, सब लोग नाटक देखने गए हैं। अगर हम इनको अलग अलग लिखेंगे तब ये शब्द कहलाएंगे, लेकिन जब हम इनको एक वाक्य में मिलाकर के लिखते हैं तब अब ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। पद या पदबंधों से होती है। वाक्य के सभी पदबंध व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। सबका अपना अपना व्याकरणिक नियम होता है और परस्पर मिलकर किसी एक विचार या भाव को व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि वाक्य छोटा हो या बड़ा, सरल हो या जटिल, किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की क्षमता रखता है तथा भाषा की लघुतम इकाई होता है। वाक्य क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। वाक्य पदों एवं पदबंधों से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव, विचार या संदेश को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है। वाक्य क्या है? पदों या पदबंधों से बनी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जो भाव, विचार या संदेश को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, अर्थात वाक्य का अपना अर्थ होता है। इस तरह वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए, वाक्य की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला, वाक्य भाषा की लघुतम इकाई है। सबसे पहली विशेषता है कि भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई है वो क्या होती है? वाक्य होता है। वाक्य का प्रकार्य, वाक्य का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है किसी भाव, विचार या संदेश को व्यक्त करना। वाक्य की रचना विभिन्न पदों तथा पदबंधों के संयोग से होती है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों मैंने अभी आपको समझाया क्या होते हैं? शब्द। शब्दों को जब वाक्य में बांधा जाता है तब भी क्या कहलाते हैं? पद या पदबंध कहलाते हैं। ठीक है। सभी विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक नियमों से बंधे रहते हैं। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र रचना है। प्रत्येक वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक सार्थक इकाई होती है। वाक्य के भेद। अब हम देखेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेदों के आधार को समझने से पहले निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तुम यहाँ बैठो। नंबर 2, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। 3, क्या तुम मुझे अपनी किताब दे सकते हो। 4, सब लड़के श्रमदान करेंगे और सभी लड़कियां नृत्य की तैयारी करेंगी। 5, कार्यक्रम में उन बच्चों को नहीं बुलाया गया जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। अब देखिए, ऊपर जितने भी वाक्य दिए गए हैं वे किसी न किसी भाव या किसी न किसी विचार को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। प्रत्येक वाक्य की रचना तथा अर्थ की दृष्टि से अलग अलग तरह का है। वाक्य रचना की दृष्टि से हम वाक्य
रचना की दृष्टि से वाक्य देखिए, पहला देखो, तुम यहाँ बैठो। दूसरा देखेंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तीसरा देखेंगे, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, केवल एक क्रियापद बंद वाली, यानी कि इन तीनों ही सेंटेंसों में एक ही क्रिया है। देखेंगे, बैठो, जाऊंगा, दे सकते हैं, ये क्या है, क्रिया। यहाँ पर इन क्रियाओं के अलावा अन्य कोई क्रिया नहीं है। लेकिन हम वाक्य 4 और 5 देखेंगे। 4 और 5 देखिए, वाक्य क्या है, सब लड़के श्रमदान करेंगे। देखिए करेंगे एक हुक सेंटेंस हो गया, और सभी लड़कियां नृत्य की तैयारी करेंगी। अब देखो यहाँ पे तैयारी करेंगी, करेंगे क्या हो गई, दो क्रियाएं हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसको देखेंगे, नहीं बुलाया गया, नहीं कर सके, उत्तीर्ण नहीं कर सके, इसमें भी हमारी क्या है, दो तरह की दो क्रियाएं हैं। ठीक है, तो जिनमें एक क्रिया होती है, यानी जिनमें एक क्रिया होती है उनको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, और जिनमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं उनको हम जटिल वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जटिल वाक्य कहते हैं। और जटिल वाक्यों के दो भेद होते हैं, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य। ठीक है, दो भेद होते हैं, संयुक्त व मिश्र वाक्य। अब देखो, अर्थ की दृष्टि से हम वाक्यों में भेद डालेंगे। ये तो रचना की दृष्टि से हो गए। रचना की दृष्टि से क्या हो गया, एक तो सरल वाक्य हो गया और दूसरा जटिल वाक्य। जटिल वाक्यों में भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो संयुक्त होता है और दूसरा मिश्र होता है। ठीक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से जब हम भेद देखेंगे इसमें, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों पर नज़र डालेंगे तो पहला वाक्य जब हम देखेंगे तो इसमें दिया है, तुम यहाँ बैठो। यहाँ बैठो का मतलब क्या है, कोई आज्ञा दे रहा है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा का क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। ठीक है, निषेध किया गया है, नकारात्मक वाक्य हो गया। क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, इसमें क्या कह रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, किसी से कुछ मांग रहा है। ठीक है, पूछ रहा है मांगने के लिए। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4, वाक्य नंबर 4 में सब लड़के श्रमदान करेंगे और सभी लड़कियां नृत्य की तैयारी करेंगी। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, किसी कथन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, प्रश्न जो वाक्य 4 है वो किसी कथन को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। और जो प्रश्न 5 है वो क्या कर रहा है, नहीं, निषेधात्मक कह रहा है कि उनको नहीं बुलाया गया जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके। अर्थात दोनों ही कथनों में क्या है, निषेध है, नकारात्मक। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखेंगे, वाक्य जो है रचना के आधार पर हम वाक्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। वाक्यों को हमने दो भागों में बांटा है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। अब देखिए, रचना के आधार पर हम वाक्यों को क्लास 10th में पढ़ेंगे, कक्षा 10 में। अभी हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। जिस तरह रचना की दृष्टि से वाक्य अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह अर्थ की दृष्टि से भी वाक्यों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। नंबर 1, कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। कथनात्मक वाक्य कहलाता है, कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य किसी सामान्य कथन, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति, अवस्था या किसी संदेश या सूचना का बोध सकारात्मक रूप से कराते हैं। इसीलिए इन वाक्यों को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। कथनात्मक वाक्य को कथनात्मक, विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत रचना की दृष्टि से सरल तथा जटिल, यानी कि सरल तथा संयुक्त और मिश्र दोनों ही प्रकार के वाक्य आते हैं। उदाहरण हम देख लेंगे। ठीक है, नंबर 2 आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जितने भी सकारात्मक या कथनात्मक वाक्य हैं उन सभी को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और इनके पीछे सबसे मेन क्या है, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है।
वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्य के प्रारंभ में क्या प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग होता है। देखिए, देखेंगे ध्यान से। अन्य प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें उत्तर किसी कथन के रूप में दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक अव्यय कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना आदि का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे उदाहरणों को। मौखिक या उच्चारित भाषा में प्रश्नवाचक वाक्य को उसकी अनुतान से पहचाना जाता है। अनुतान मीन्स उसका जो चिन्ह होता है। ठीक है, तथा लिखित रूप में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। मौखिक में हम कहेंगे जैसे आपका घर कहाँ है, ऐसे तो हम उसकी अनुतान से पहचान लेंगे, और लिखित में हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क देख लेंगे। आज्ञार्थक वाक्य, इसमें क्या होता है, निर्देश दिया होता है, प्रार्थना दी होती है या चेतावनी होती है, विनय होता है। इन सब का यदि कोई भाव प्रकट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। इधर बैठो क्या है, आज्ञावाचक है। मेरे लिए कपड़े लेते आइएगा क्या है, प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज्ञा दे रहा हो, बड़ा होगा तो आज्ञा दे सकता है, छोटा होगा तो अनुरोध कर सकता है। ठीक है। इच्छार्थक, नंबर 4 इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में कोई ना कोई इच्छा संबंधी भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे अब खाना खाया जाए, इसमें क्या है, इच्छा प्रकट हो रही है कि चलो अब खाना खा लें। ये सभी वाक्य रचना की दृष्टि से सरल हैं। इन्हें हम इच्छार्थक सरल वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं इच्छार्थक जटिल वाक्य भी होते हैं, जैसे चलो अब खाना खाया जाए। इसमें क्या है, जटिल। चलो अलग हो गया, अब खाना खाया जाए, 2 क्रियाएं हो गई। ठीक है। संभावनार्थक वाक्य, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है कि देखिए, यदि जिस वाक्यों से किसी कार्य के भविष्य में घटित होने का भाव प्रकट किया जाता है, उन वाक्यों को संभावनार्थक वाक्य कहा जाता है। यानी बात पूरी तरह पता नहीं होती है, केवल संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है। जैसे शायद डॉक्टर मिल जाए, मतलब पूरी तरह कंफर्म नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है। ऐसे ही और भी उदाहरण हम देख लेंगे। शायद गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही हो। इसमें क्या होता है, संदेह होता है, बात को पूरी तरह से पता नहीं होता है कि हाँ सच में ये काम हो ही जाएगा, केवल संदेह होता है कि हाँ हो सकता है। नंबर 6 विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुख से निकलते हैं। इन भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। लिखित भाषा में इन सभी वाक्यों के प्रारंभ में विस्मयादिबोधक शब्दों जैसे अरे, ओह, उफ, हाय, धत आदि का प्रयोग किया जाता है, तथा लिखित भाषा में इन सभी विस्मयादिबोधक अव्ययों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए, विस्मयादिबोधक वाक्यों में इस तरह का आपको चिन्ह मिलेगा। इस चिन्ह को क्या कहेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है। इस तरह के इसका जो प्रयोग है वो अनिवार्य रूप से किया जाता है। देखिए, सभी में आपको ये चिन्ह मिलेगा। देखो ध्यान से, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य इस प्रकार के वाक्यों में न किसी शर्त को पूरा करने का विधान किया जाता है, इसीलिए इसको शर्तवाची वाक्य भी कहा जाता है। संकेतवाचक वाक्य को शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे, शर्त क्या है, आप साथ रहने की। ठीक है। गाड़ी समय पर आ जाती तो हम समय से पहुंच जाते। शर्त क्या थी, गाड़ी यदि समय पर आती। ठीक है। ऊपर के सभी वाक्य रचना की दृष्टि से क्या है, एक से अधिक क्रियापद द्वंद्व वाले वाक्य हैं, अतः ये सभी जटिल वाक्य हैं। ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। चूँकि संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्यों में शर्तवाची अव्यय यदि, तो या अगर, तो का प्रयोग होता है, अतः इनमें 2 उपवाक्यों का आना जरूरी हो जाता है। पहला उपवाक्य अगर यदि से जुड़ा रहता है और दूसरा तो से।
ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि एक से अधिक उपवाक्य वाले वाक्य सदैव जटिल वाक्य कहलाते हैं। नंबर 8, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य वस्तुतः कथनात्मक वाक्यों का निषेध करते हैं। अतः ध्यान रखिए, जिन वाक्यों में कथन का निषेध होता है वह निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, मेरी बहन खाना खा रही है, ये क्या है? कथनात्मक वाक्य है। लेकिन यहाँ पे मेरी बहन खाना नहीं खा रही है, यहाँ पे बना रही है, नहीं बना रही है। ठीक है, खा रही है, नहीं खा रही है, जाएंगे, नहीं जाएंगे, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। ये सब क्या है? जिनमें नहीं शब्द आ जाता है वह क्या कहलाते हैं? नकारात्मक या निषेधात्मक या निषेधवाची वाक्य